दुनिया को शांति और मानवता के साथ साथ समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का मार्ग दिखाने वाले तथागत भगवान बुद्ध, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबराव फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, नारायण गुरु जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल जी, मानवर कांसीराम साहब, बाबू जगजीवन राम जी, बुद्धप्रिय मौर्य जी और समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप समस्त साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत। साथियों, जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो लोग कभी इतिहास बना नहीं सकते। तो इतिहास बनाने के लिए देश के इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भारत के अंदर 1935 से पहले वोट डालने का अधिकार केवल 3 तरह के लोगों था। एक, जो लोग इनकम टैक्स पे करते थे उनको वोट डालने का अधिकार था। दूसरा, जो बड़े जमींदार रजवाड़े थे उनको वोट डालने का अधिकार था। और तीसरा, जो ग्रेजुएट थे उनको वोट डालने का अधिकार था। लेकिन देश में मनुस्मृति के चलते देश की महिलाओं को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की महिलाएं हों, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। देश में शूद्रों और छूतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसलिए वो लोग ग्रेजुएट नहीं बन पाए। उनको व्यापार करने का भी अधिकार नहीं था, इसलिए वो व्यापारी भी नहीं बन पाए। और वही व्यापारी नहीं बन पाए तो इनकम टैक्स पेई भी नहीं बन पाए। और इसके साथ साथ उनको संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं था, इसीलिए वो लोग जमींदार नहीं बन पाए। तो इस देश में 1935 से पहले मुश्किल से 5% लोग, यानी कि 100 में से केवल 5 लोगों को वोट डालने का अधिकार था। लेकिन इसके लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 1930 में, 1931 में, 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंग्रेज सरकार को यह मानने के लिए मजबूर किया कि आपको वोट देने का अधिकार केवल इनकम टैक्स पेई को नहीं, केवल ग्रेजुएट को नहीं, केवल बड़े जमींदारों को नहीं, बल्कि भारत में रहने वाले तमाम लोग, चाहे वह मजदूर हो या किसान हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, अमीर हो या गरीब हो, सभी को वोट का अधिकार मिलेगा और सबके वोट की कीमत बराबर होगी। 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू। इतने मुश्किल से 1935 के अधिनियम के तहत भारत के लोगों को वोट का अधिकार मिला। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि भारत के अंदर 14-14 घंटे लोगों को काम करना पड़ता था। फैक्ट्रियों के अंदर, कारखानों के अंदर 14-14 घंटे काम करना पड़ता था। लेकिन 1942 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब ब्रिटिश वायसराय की काउंसिल में लेबर मिनिस्टर बने, तब वो लोग सोशल सिक्योरिटी वो लेकर आए, ESI का बेनिफिट लेकर आए और उसके साथ साथ PF का बेनिफिट लेकर आए। 14 घंटे से घटाकर काम के घंटे 8 निर्धारित किए। पहले कोई न्यूनतम मजदूरी तय नहीं थी, लेकिन न्यूनतम मजदूरी का कानून बनाया और लैंड रिफॉर्म का कानून बनाया, सिंचाई की योजनाएं बनाई। कितने मुश्किल से ये अधिकार मिले। लेकिन क्या आपके अधिकार सुरक्षित हैं? आपको समझना पड़ेगा, जब संविधान की प्रक्रिया चली, संविधान बनाने की जिम्मेदारी संविधान सभा के लोगों को मिली, तो टोटल 18 समितियां थी। संविधान बनाने की समितियां 18 थी। 18 में से 13 समितियों में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी भी थे। तो देश के तमाम वर्गों के लोग, तमाम सभी जाति, सभी धर्मों के लोग संविधान सभा के मेंबर थे। और सभी जाति धर्मों के लोगों को लेकर जो संविधान सभा बनी, उसमें से 18 समितियां बनी। अलग अलग तरीके से संविधान के निर्माण पे काम हुआ। और उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्य थे, उनमें से एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी थे। उन्होंने पूरे दुनिया के संविधानों को पढ़ा और दुनिया के संविधानों को पढ़ने के बाद भारत की स्थिति को जांचा परखा। चूंकि भारत के अंदर 6743 जातियां हैं, अनेकों जातियां के साथ साथ अनेकों धर्म हैं, अनेकों भाषा बोलने वाले लोग हैं, अनेकों संस्कृतियों को मानने वाले लोग हैं।
भारत में हर 50 किलोमीटर के ऊपर लोगों की भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है। ऐसे भारत को जो आजादी से पहले 562 रियासतों में बटा था, ऐसे भारत को एकजुट करके एक सशक्त राष्ट्र के रूप में बनाना बेहद मुश्किल था। लेकिन हमें और आपको गर्व करना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे दुनिया के संविधानों को पढ़ा और उसके बाद भारत को एक ऐसा संविधान दिया जिसने पूरे भारत की 562 रियासतें ही नहीं, पूरे भारत को, विभिन्न संस्कृतियों वाले, विभिन्न जाति धर्म वाले देश को एकजुट करके एक सशक्त भारत का निर्माण किया। 2 साल 11 महीने 18 दिन भारत के संविधान को लगे, सबको वोट का अधिकार मिला, सब लोग सरकारें जनता चुनने लगी। लेकिन इस बीच एक ऐसा दौर आया 2014 के बाद जो एक फर्जी मॉडल था, गुजरात मॉडल। वो गुजरात मॉडल जिसमें गरीब लोग अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, वो गुजरात मॉडल जिसमें गरीब लोग अपने लोगों का इलाज नहीं करा सकते, एक फर्जी मॉडल बनाया गया। इसी रामलीला मैदान के अंदर एक फर्जी आंदोलन की शुरुआत की गई, भ्रष्टाचार खत्म करने का आंदोलन। एक्चुअली वो आंदोलन भ्रष्टाचार खत्म करने का नहीं था, वो आंदोलन कोई अन्ना हजारे का आंदोलन नहीं था, वो आंदोलन था आरएसएस, बीजेपी का, कांग्रेस को, यूपीए सरकार को बदनाम करके खत्म करने का। क्योंकि उन्होंने 3 फर्जी केस बनाए, एक 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, दूसरा कोल ब्लॉक घोटाला और तीसरा कॉमनवेल्थ घोटाला। लेकिन हुआ क्या, इनकी खुद की जांच एजेंसी ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी और इन्होंने, कोर्ट ने खुद कह दिया कि कोई घोटाला नहीं हुआ। तीनों घोटाले जो बनाए गए थे फर्जी, जिससे कांग्रेस की, यूपीए की सरकार को बदनाम किया गया था, तीनों के तीनों घोटाले फर्जी साबित हो गए। इन्होंने नारा दिया था काला धन वापस आएगा, आज काला धन 3 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। कहां है वो अन्ना हजारे? इसका मतलब देश के साथ धोखा हुआ। और अब तो धोखा इस हद तक है, आपकी वोट की चोरी हो रही है। जनता जब किसी सरकार से परेशान होती है तो जनता चाहती है कि अपने वोट के माध्यम से इस सरकार को बदलो। लेकिन जब आपकी वोट की चोरी हो रही है, चुनाव चोरी हो रहा है, ईवीएम के माध्यम से चोरी हो रही है, ईवीएम के अंदर टाइम मशीन क्यों है, टाइम क्लॉक क्यों है? क्योंकि चोर आपकी वोट की चोरी करवानी है। पूरी प्लान कैसे किया गया है। तो साथियों, अंत में चूंकि वक्ता बहुत ज्यादा है, मैं अपनी वाणी को खत्म करने से पहले एक बात और कह दूं कि भारत की वो सरकार जो एक समय कांग्रेस के नेतृत्व में चली, जिसने सैकड़ों पीएसयूज बनाए, एम्स बनाया, आईआईटी बनाई, देश का निर्माण किया, आज एक एक करके सब बेच दिया, सारे पीएसयूज बेच दिए। शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि आपका एजुकेशन का खर्चा 15 लाख से लेकर 50 लाख के बीच, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से, लॉ कॉलेज से लाखों रुपया चाहिए, सरकारी कॉलेज से लाखों रुपए किसके पास है डिग्री कराने के लिए? हमारे लोगों को पढ़ाई का खर्चा महंगा करके हमारी पढ़ाई छीन ली गई है। 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को आउटसोर्स कर दिया, सरकारी नौकरी सब ठेकेदारी प्रथा में दे दी। इस तरीके से देश की जनता पे हमला हुआ है। यह केवल वोट की चोरी नहीं है, यह पूरे सरकार की चोरी है। यह देश के लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है, यह देश के संविधान को खत्म करने की साजिश है। मैं लास्ट में बस एक निवेदन करूंगा, ये जो रैली है वोट चोर गद्दी छोड़, यह केवल कांग्रेस की रैली नहीं है, इस देश की जनता की, देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की रैली है। इसमें पूरी ताकत लगा दो, गांव-गांव में बूथ पे संगठन का निर्माण कर दो। हम इस देश के अंदर से इस तानाशाह सरकार को काट फेंकेंगे, संविधान को बचाएंगे, देश के लोकतंत्र को भी बचाएंगे। वोट छोड़ गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जोहार। धन्यवाद राजेंद्र गौतम जी, बहुत विस्तार से अपने आपने विचार रखे। अब मैं आमंत्रित करता हूं महिला अध्यक्ष हमारी बहन अलका लांबा जी को कि आए और अपने विचार रखें। भारत माता की वंदे। धन्यवाद अलका जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा के विपक्ष में नेता बड़े भाई श्री राहुल गांधी जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी कांग्रेस के महासचिव, इंचार्ज सचिव, पीसीसी के अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी, सबका इस सभा में आज बहुत बहुत स्वागत। और मेरे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, दिल्ली की हवा में आप सबका स्वागत। खास तौर से मेरे यूपी के जो भाई बहन हैं, आपने बहुत मेहनत की है,
आपको बहुत बहुत स्वागत। कोहरे में आप आज सुबह सुबह ठंड में निकले, मैंने आपके वीडियो देखे, आपकी फोटो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जरा एक बार जोर से, इतनी जोर से नारा लगाइए कि यहां से गूंजता हुआ प्रधानमंत्री निवास तक जाए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये वोट क्या है, इसकी कीमत क्या है हमारे जीवन में, इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत समय पहले जब आजादी की लड़ाई शुरू हो रही थी और नेहरू जी जगह जगह जाते थे लोगों से मिलने के लिए, तो एक नारा गूंजता था। जब वो पहुंचते थे तो देश की जनता भारत माता की जय जयकार करती थी। उस समय नेहरू जी ने इस बात का उल्लेख किया कि भारत माता क्या है। उन्होंने कहा कि भारत की प्राकृतिक संपत्ति, भारत की नदियां, भारत के पहाड़, भारत के खेत तो भारत माता है ही, लेकिन भारत की जनता, भारत का एक एक बेटा, एक एक बेटी, जो इस धरती का पुत्र है, जो इस धरती की पुत्री है, वे सब भारत माता के अंश हैं। वे सब एक तरह से भारत माता ही हैं। और इसी सोच, इसी भावना ने हमारे संविधान को बनाया। इसी भावना ने आप सबको एक एक वोट दिया, जिससे आपका सबसे बड़ा अधिकार सरकार को चुनने का, सरकार को गिराने का आपको मिले। इसी सोच ने, इसी भावना ने इस तरह की संस्थाएं बनाई कि लोकतंत्र को मजबूत रखें। कैसी संस्थाएं थी ये? न्यायपालिका, मीडिया, संसद, ये राजनीतिक दल जिसका हम भाग हैं, विपक्षी दल, सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो, चुनाव आयोग, ये सब जनता के हित की रक्षा के लिए बनाए गए। इसीलिए जब आज हम देखते हैं कि इन सब संस्थाओं को कुचला जा रहा है, तो एक एक भारतवासी को उठना चाहिए, जागना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जो वार हो रहा है वो सिर्फ इन संस्थाओं पर नहीं, लेकिन हम सब पर, आप सब पर, एक एक देश के पुत्र पर, एक एक देश की पुत्री पर वार हो रहा है। और इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज न्यायपालिका दबाव में है। सारी मीडिया, मेरे भाई बहन मीडिया के जो यहां खड़े हैं, बेचारे मजबूर हैं। सारी मीडिया या अडानी जी की है या अंबानी जी की है। आज परिस्थितियां ये है कि पिछले आम चुनाव में मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट बंद कर दिया गया, भ्रष्टाचार के नाम पे तरह तरह के इल्जाम लगाए गए जिसका कोई प्रमाण नहीं है। ईडी भेजी, इनकम टैक्स भेजा, सीबीआई भेजी, और जैसे जैसे जिनका दिल कमजोर था, जो सह नहीं पाए, वो इसकी उनकी पार्टी में शामिल हो गए, वैसे वैसे इनकी वॉशिंग मशीन उनको धोकर उनको पाक बनाती रही। आज संसद को देखिए, संसद को देखिए, मुश्किल से एक सत्र में एक दो बहस होती है। और जब हमने कहा, राहुल जी ने मुद्दा उठाया, खड़गे जी ने मुद्दा उठाया कि हमें बहस करनी है चुनाव पे, एसआईआर पे, जिस तरह से वोट चोरी हो रही है उस पे, तो घबरा गए, मानी नहीं बात। अंत में जाकर कैसे माने कि हम वंदे मातरम पर भी चर्चा करेंगे। तो हम संसद में ये बहस करते रहे कि राष्ट्रगीत किसका है, राष्ट्रगीत कैसे बना, राष्ट्रगीत क्यों बना।
और जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिससे आप जूझ रहे हो, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, उसके बारे में चर्चा करने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इनको एक असली चुनाव लड़ना पड़े, मैं चुनौती देती हूं, एक सही चुनाव लड़ लें, बैलेट पे लड़ लें, तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे। आज आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है कि बिहार का चुनाव हार गए, क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि ये चोरी से जीतते हैं। राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले हरियाणा की बात बताई, महाराष्ट्र की बात बताई, कर्नाटक की बात बताई, बिहार में एसआईआर करके 65 लाख वोट काट दिए गए। और अगर ये सारे प्रमाण आप अलग कर दें तो एक साफ और साधारण बात सामने आती है। आचार संहिता के समय 10-10 हजार रुपए आप पहुंचा रहे हो, कोई आपको रोक नहीं रहा है। चुनाव आयोग आंख बंद कर रहा है, आंख मूंद रहा है। तो अगर ये चुनाव चोरी नहीं है तो क्या है? इनके पास जवाब ही नहीं है। ये जानते हैं कि आज के दिन जनता इनसे नाराज है। देखिए, हिले हुए लगते हैं। संसद में मैं देखती हूं, आत्मविश्वास घट गया है। आंखों में आंख मिलाकर नहीं देख पाते, सामने से गुजरते हैं तो यूं आंख झुका देते हैं। आत्मविश्वास कम हो गया है, घट गया है। अपने आप में विश्वास घट गया है, क्योंकि जनता का विश्वास भाजपा से, इनकी सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से सबसे हट चुका है। आज इनको चुनाव आयोग की जरूरत है। चुनाव आयोग के बिना ये चुनाव नहीं जीत सकते। और याद रखिए, चुनाव आयोग के जो मुख्य जो 3 अधिकारी हैं, उनके नाम आप याद रखिए, कभी मत भूलिए इनके नाम, क्योंकि ये आज हम लोकतंत्र पर वार कर रहे हैं। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरा विपक्ष कह रहा है कि हमें विश्वास नहीं है चुनाव आयोग में, इन चुनाव में हमारा विश्वास नहीं है, ये चुनाव ठीक ढंग से नहीं किए जा रहे हैं। चुनाव की घोषणा से लेकर वोटर लिस्ट, आचार संहिता, प्रचार, मतदान, मतगणना, ईवीएम और नतीजे से तक हर कदम को, हर चीज को संदिग्ध बना दिया है इन्होंने। इनके साथ साथ सारी संस्थाएं इनके सामने झुक गई हैं, सरकार के सामने झुक गई हैं, इनको झुकाया गया है। राहुल गांधी जी ने बिहार चुनाव में लंबी यात्रा की एसआईआर के खिलाफ। क्यों की? क्योंकि एसआईआर में ये वोट काटकर चुनाव का नतीजा अपने पक्ष में करना चाह रहे थे। अब यूपी में शुरू हो गया है, 3 करोड़ नाम काटे गए हैं यूपी में। कितना योग्य है ये चुनाव आयोग भाजपा के लिए? ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू और विवेक जोशी, मेरे साथ बोलिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये देश इन 3 नामों को नहीं भूलेगा। ये चाहे कितने भी बड़े बड़े, ये कितने भी इंतजाम कर लें इन लोगों को बचाने के लिए, एक दिन इन्हें इस देश को जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से इन्होंने हमारे वोटों का अधिकार हमसे छीनने की कोशिश की, किस तरह से इन्होंने साजिश रची। हर मोर्चे पर यह सरकार विफल है, हर मोर्चे पर। आज डॉलर 90 रुपए का हो गया है। जब 60 रुपए का हुआ था तो कौन रो रहा था सड़कों पे? कौन रो रहा था सड़कों पे? नरेंद्र मोदी जी बार बार कहे जा रहे थे। आज क्यों नहीं बोल रहे हैं डॉलर पे? निर्यात लगातार घट रहा है, आयात महंगा हो रहा है, विदेश नीति फेल हो गई है इनकी।
हाथ पकड़ के चलते हैं ट्रंप जी के साथ, बड़े बड़े राष्ट्रपतियों के साथ, लेकिन जब समय आता है तो देश के साथ कोई खड़ा नहीं होता। ये है इनकी विदेश नीति और इनकी नीति कि देश की सारी संपत्ति अपने दो चेलों को, अडानी जी और अंबानी जी को पकड़ा देते हैं। यहां देश का नौजवान महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, पेपर देता है, लीक हो जाता है, कोई उसकी सहायता नहीं है, नशे की तरफ जा रहा है, बेटिंग ऐप में पूरे दिन बिताता है। और बेटिंग ऐप चलाया कहां से जा रहा है? कहां से चलाया जा रहा है? सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के ऑफिस में ही एक शख्स ने बेटिंग ऐप के साथ में घोटाले किए हैं। इसकी चर्चा होती है क्या सदन में? क्यों नहीं होती? आपकी बेरोजगारी की चर्चा होती है, महंगाई की चर्चा होती है, मेरी बहनें यहां खड़ी हैं, आपकी सुरक्षा की चर्चा होती है? ना सदन में होगी, ना बड़ी बड़ी रैलियों में करेंगे ये लोग, ना आपके पास आकर आपसे बात करेंगे, आपके हालचाल पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि किस संघर्ष से आप गुजर रहे हो, कैसे जी रहे हो। क्योंकि हिम्मत नहीं रही, इनकी हिम्मत नहीं रही। जो था, जो बना था, जो 75 सालों से सबने संघर्ष करके बनाया था, वो सब तमाम बिगाड़ रखा है। तो मैं यहां लंबी बात नहीं करना चाहती, आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि आपका ध्यान भटकाने के लिए रोज रोज ये कोई नया मुद्दा निकालते हैं। आप खुद देख रहे हैं, आप अपना ध्यान केंद्रित करिए। ये वोट का अधिकार आपका सबसे बड़ा अधिकार है। इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया है, लेकिन सच्चाई आप देख रहे हैं, सच्चाई आप आज समझने लगे हैं, और वो सच्चाई आपकी सच्चाई है, आप जीते हैं उसे। ये आपका अधिकार है जो आस्ते आस्ते आपसे लिया जा रहा है। हमारी एक लंबी लड़ाई है, भारत माता की आत्मा की रक्षा की लड़ाई है। राहुल जी 8000 किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं, देश भर में पहले पैदल चले, फिर यात्रा की इन्होंने किस लिए? न्याय के लिए, देश की एकता के लिए। हमारे अध्यक्ष जी खड़गे जी, इस उम्र में मैंने देखा है 47 डिग्री की गर्मी में हेलीकॉप्टर से उतरते हुए ऐसे बड़े बड़े मंचों में पसीने से लथपथ, लेकिन झुकते नहीं हैं, हटते नहीं हैं, चलते रहते हैं। ये है हमारी कांग्रेस की शक्ति। ये वही शक्ति है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में हमें आजादी दिलाई। ये वही शक्ति है जो सच्चाई से पीछे कभी नहीं हटेगी। ये वही शक्ति है जो आप सबको यहां लाई है, आज आपको ये संघर्ष की शक्ति दी है कि इस माहौल में इस समय आप खड़े रहे अपनी पार्टी के साथ। ये देश की महान जनता है और हम अपना दायित्व समझते हैं, अपना धर्म समझते हैं कि हम आपके वोट की रक्षा करें, संविधान की रक्षा करें और आपके अधिकारों को मजबूत करें। इसलिए आज हम यहाँ आपके सामने आए हैं ये कहने के लिए कि हम लड़ते रहेंगे, हम कभी नहीं झुकेंगे, हम कभी नहीं रुकेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी। और अब मैं आमंत्रित करूंगा एक ऐसी शख्सियत को, वो जो कभी थकते नहीं, जैसा प्रियंका जी ने कहा, वो जो कभी रुकते नहीं, जिनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं। जब जब गरीब पर जहां जहां हमला होगा तो माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी की आवाज जरूर गूंजेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से कि वो आए और अपना आशीर्वाद हमें दें। राहुल जी ने कहा कि वो पहले बोलेंगे और आपसे अपनी बात रखेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी।
कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, अजय माकन जी, केसी वेणुगोपाल जी, काजी निजामुद्दीन जी, देवेंद्र यादव जी, सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स, चीफ मिनिस्टर्स, पीसीसी प्रेसिडेंट्स, सीएलपी लीडर्स, एमपीज, एमएलएज, डीसीसी प्रेसिडेंट्स, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, देशवासियों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। अभी जब मैं गाड़ी में आ रहा था तो गाड़ी में मुझे बताया कि अंडमान निकोबार में मोहन भागवत ने एक बयान दिया। मेरा भाषण का प्लान दूसरा था, मगर जब मैंने उनका बयान सुना तो मैंने अपना पूरा प्लान बदल दिया, भाषण का प्लान। गांधी जी कहते थे कि सत्य सबसे जरूरी चीज है। हमारे धर्म में सत्य को सबसे जरूरी माना जाता है। आपने सुना होगा सत्यम शिवम सुंदरम, सुना है? हमारे धर्म में कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। आपने सत्यमेव जयते भी सुना होगा, सुना है? अरे भाई, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, सुना है? अब मोहन भागवत का बयान सुनिए। विश्व सत्य को नहीं, शक्ति को देखता है। जिसके पास शक्ति है उसे माना जाता है। यह मोहन भागवत की सोच है, यह विचारधारा आरएसएस की है। हमारी विचारधारा, हिंदुस्तान की विचारधारा, हिंदू धर्म की विचारधारा, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा कहती है कि सत्य सबसे जरूरी है। और भगवत कहता है सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। इस बात की लड़ाई हो रही है हिंदुस्तान में। भाइयों और बहनों, सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है। और मैं आपको इस स्टेज से गारंटी देके कहता हूं, आप देखना, हम सत्य को लेकर, सत्य के पीछे खड़े होकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, आरएसएस की सरकार को हिंदुस्तान से हटाएंगे। उनके पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते हैं। देखिए, आपके सामने पड़ा है, वो वोट चोरी करते हैं। 10,000 रुपए चुनाव के समय, चुनाव हो रहा है, 10,000 रुपए वो देते हैं। उनके इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिनके नाम अभी प्रियंका जी ने लिए, मैं भी ले लेता हूं। नहीं है? ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी। याद रखिए, ज्ञानेश कुमार,
सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, यह जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है। इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप असत्य के साथ खड़े हो। भाइयों और बहनों, हरियाणा से यहां लोग आए हैं, हाथ दिखाइए। ये देखिए, हरियाणा से आए हैं। इनके हाथों से चुनाव चोरी किया गया है। ब्राजील की महिला 22 बार हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में दिखाई देती है। एक पोलिंग बूथ में एक महिला 200 बार आती है। बीजेपी के नेता यूपी से आकर हरियाणा में वोट करते हैं, उधर भी उनका वोट है, इधर भी उनका वोट है। लाखों डुप्लीकेट वोटर हैं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये जो 3 शख्स हैं, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने एलिगेशन किया, हमने उनसे सवाल पूछा, आप हमें समझाइए ब्राजील की महिला कैसे वोटर लिस्ट पे, एक महिला 200 बार क्यों आती है, एक घर में 500, 600, 700 वोटर क्यों मिलते हैं, उत्तर प्रदेश से बीजेपी के नेता हरियाणा में वोट क्यों डालते हैं, कोई जवाब नहीं मिला। और पार्लियामेंट हाउस में कुछ ही दिन पहले कांपते हुए, ऐसे हाथ कांप रहे थे, अमित शाह जी उनकी सफाई देते हैं। आपने देखा होगा, देखा, मैंने उनको सीधा चैलेंज किया कि आइए पार्लियामेंट में, आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, आइए डिबेट करते हैं, देश को दिखाते हैं सच कौन बोल रहा है। ये आप भूलिए मत, ये देश सच का देश है, सत्य का देश है। आपके पास सत्ता आज है, आप पावर में हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। देश की जनता सत्य को समझती है, सत्य के लिए लड़ती है। ये देश सत्य के लिए जान दिया है। आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा अमित शाह का, हाथ देखा कांपते हुए, ऐसे देखा, क्यों हाथ क्यों कांप रहा था, मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। और ये भाइयों और बहनों, ये 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। ये जो सारे के सारे कागज के ढेर हैं, ये जो सिग्नेचर्स हैं, ये कहां से आए? ये देश की जनता से आए। देश के कोने कोने में नारा चला है, वोट चोर,
वोट चोर। तो ये देश की सच्चाई है। ये 6 साल का बच्चा, 90 साल का बुजुर्ग, ये सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं। कर्नाटक में हमने दिखाया लोकसभाएं चोरी की गई, महाराष्ट्र में दिखाया वोटर डिलीशन हुआ, वोटर एडिशन हुआ, लाखों वोट इधर से गायब हो जाते हैं। महाराष्ट्र में लाखों वोट ऐड हो जाते हैं। हम इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता। मगर शायद टाइम लगे, देखिए शायद टाइम लगे, मगर हिंदुस्तान में सत्य की जीत होने वाली है। और अमित शाह जी, मोदी जी, जितने भी आपको भाषण देने हैं आप दे दीजिए। अंत में इस देश में सत्य की जीत होती है। महात्मा गांधी ने हमें रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पर हम चलते हैं और सत्य से आपको निकालेंगे। नफरत से नहीं, हिंसा से नहीं, सत्य और अहिंसा के साथ हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे। देखिए, आपने देखा होगा, मैंने अमित शाह की बात की, मगर आप मोदी जी का चेहरा देखिए, अच्छी तरह देखिए। जो मेरी बहन ने कहा, मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। आपने देखा, वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, थोड़ा सा समय बचा है, पूरे देश को हमारी सच्चाई पता लग जाएगी। भाइयों और बहनों, ये वोट चोरी सिर्फ वोट की चोरी नहीं है। सबसे पहले ये इस संविधान पर, अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण है। इस संविधान में लिखा है एक व्यक्ति को एक वोट मिलना चाहिए। तो सबसे पहले वोट चोरी अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण है। और वोट चोरी करके ये सरकार चलाते हैं। छोटे व्यापारियों को इन्होंने खत्म किया, गलत जीएसटी लागू की, नोटबंदी की, बेरोजगारी, ये पोल्यूशन देखिए, ये सारा का सारा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये वोट चोरी नहीं करते तो आप इनको 5 मिनट में सरकार से निकाल देते। ये सच्चाई है। भाइयों और बहनों, मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। इस देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक आरएसएस की विचारधारा, जो मोहन भगवत जी ने कहा, जो सत्य के खिलाफ है और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। और दूसरी हमारी विचारधारा, आपकी डीएनए, आपके खून की विचारधारा, सत्य की विचारधारा, अहिंसा की विचारधारा। और आप बिना डरे, धूप में, आंधी में, तूफान में, बारिश में, आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ते हो। जैसे आपके डीएनए में सत्य है, वैसे उनके डीएनए में असत्य और वोट चोरी है। भाई और बहनों, आप घबराओ मत, आप घबराओ मत। अंत में इस देश में सत्य की जीत होगी और सत्य से हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह और आरएसएस की सरकार को हटाएंगे। आप सबका दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। और अब मैं अनुरोध करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हम सबके आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से कि वो आए और अपना आशीर्वचन हमें दें। आदरणीय खड़गे साहब।
हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और हम के चाहते यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी, हमारे लोकसभा के नेता जोश के साथ अभी राहुल गांधी जी ने अपने विचार आपके सामने रखे और श्रीमती प्रियंका गांधी जी, वेणुगोपाल जी, अजय माखन जी और इस मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण और यहाँ पर पधारे हुए हमारे भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और युवा मित्रों, मैं ज़्यादा कुछ आपके सामने बहुत से मुद्दे नहीं रखना चाहता। सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, जो राहुल गांधी जी इस देश के लिए, इस देश के जनता के लिए जो लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को मजबूत करना हम सब का काम है। ये मैं आपसे विनती करने आया हूं। अगर आप उन विचारों को मजबूत नहीं करेंगे, समझो ये आपका नुकसान है, देश का नुकसान है, उनका कोई नुकसान नहीं है। अरे देश अगर बचाना है, तुम अपने वोटों को बचाना है, अपने वोटों को अगर सुरक्षित रखना है, अपने हकूक को मजबूत करना है, इस संविधान को अगर बचाना है, तो आप काम कर सकते हो अपने लिए। हमारे काम को, हमारे विचारों को आगे ले जाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी कर रहे हैं, आज प्रियंका जी भी कर रही है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बन सकती कि हम एक होकर उनके विचारों को मजबूत करें, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसको लेकर आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही देश को बचा सकती है। भागवत की विचारधारा, गोलवाल गुरु जी की विचारधारा या हमारे मनुस्मृति की विचारधारा ये देश को बचाएंगी नहीं, ये देश को खत्म कर देगी। और उसी रास्ते पे मोदी चल रहे हैं और उसी रास्ते पे बीजेपी चल रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग संविधान के खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हिंदू धर्म में तो सब लोग हैं, हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर वो लोग फिर गरीबों को गुलामी में रखना चाहते हैं। अगर तुम गुलामी में रहना चाहते हो, अगर अपने स्वाभिमान को धक्का देने के लिए उनको आह्वान करते हो, तो आप पूरा खत्म हो जाएंगे। अरे देश जो आजादी मिली, वो आजादी कांग्रेस ने दिलाई, मोदी ने दिलाई। अरे मोदी अभी पैदा भी नहीं हुआ था। हा? अमित शाह वो तो और भी बच्चा था। अरे ये लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं, नेहरू के खिलाफ बात करते हैं, गांधी के खिलाफ बात करते हैं, अंबेडकर के खिलाफ बात करते हैं। वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी के बीच में वो लोग झगड़ा लगाने चाहते विचारों का, ये नहीं होने देंगे। और दूसरी तरफ वोट चोरी, ये गद्दार लोग हैं, इन गद्दारों को आपको हटाना होगा। अगर आप अपनी सुरक्षा कर लेना है, आप मजबूत बनना है, तो इन गद्दारों को हटाओ। उसके लिए ही राहुल गांधी जी ने
600-800 किलोमीटर उन्होंने चला। और ये सब बीजेपी में नेता लोग हैं, वो सब नाटक करने वाले हैं, ड्रामेबाजी के लोग हैं। वो कभी चले नहीं, कहीं गरीबों से मिले नहीं, सिर्फ अपना प्रचार करते फिर रहे, हर बात को प्रचार। और अब हमारे को परसों कुछ उनके बीजेपी के लोग एक सवाल उठाए थे। वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट के बाद राहुल गांधी जी बाहर जा रहे हैं। अरे जब पार्लियामेंट चलती है तो मोदी जी बाहर जाते हैं, पार्लियामेंट में नहीं आते। पार्लियामेंट में बैठकर हमारे सवालों का जवाब नहीं देती है। जो कुछ राहुल जी पूछते हैं, जो कुछ प्रियंका जी ने परसों पूछा, उसका एक सवाल भी, एक जवाब भी उस सवाल का नहीं आया। वंदे मातरम पे देश के लोगों को गुमराह करने का, खुद वोट चोरी करके आके वहां पर गद्दी पे बैठे। इन गद्दारों को हटाना होगा। आप हटाएंगे तो हम आपका पूरा साथ देंगे। और राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, हम सोनिया गांधी जी और इस मंच पे जितने लोग यहाँ बैठे हुए, वो सब आपके साथ हैं। और ये सभी लोग बीजेपी के विचारधारा को, आरएसएस के विचारधारा को खत्म करने का एक उन्होंने शपथ ली है, और आपको भी उस शपथ के तहत चलना पड़ेगा। आरएसएस और बीजेपी ये जो विष की बीज बो रही है, ये बहुत खतरनाक है, खास करके गरीबों के लिए। मैं किसी जात पात की बात नहीं बोल रहा हूं, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल लोग हो, किसी जात के लोग। अगर गरीब के हाथ में जो बाबा साहब अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने मिलकर ये जो आपको हक दिया, संविधान दिया और वोट डालने का अधिकार दिया, अगर ये वोट डालने का अधिकार ही चले गया, आप क्या करेंगे? यहाँ अमीर गरीब का झगड़ा है, लेकिन ये लोग वो तो छोड़ दिए, वो तो हमेशा गरीबों के बारे में सोचते नहीं, और अमीर लोगों को और अमीर बना रहे हैं और गरीब को और गरीब बनाया। तो इसीलिए भाइयों, हमारी लड़ाई गरीबों के लिए है, हमारी लड़ाई आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ है, हमारी लड़ाई इन गद्दारों के खिलाफ है, हमारी लड़ाई जो वोट चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ है। तो इसीलिए आपको मजबूत बनना होगा, हर गांव-गांव जाना होगा, हर गांव-गांव जाके आप अपनी बात बताना होगा। मैं परसों, मुझे याद आ रहा है, मैं परसों अपने घर में बैठा था। उस वक्त राहुल जी ने पूछा कि आप बेंगलोर जा रहे हो? मैं बोला हाँ। फिर उसके बाद में फिर थोड़े मिनट में बोला ना। तो वो बोले क्यों? मैंने कहा कि ये वोट चोरी रैली निकल रही है, बड़े बड़े सभी कन्याकुमारी से कश्मीर लोग आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल से लेकर गुजरात तक आ रहे हैं, इनको छोड़ के जाना मुश्किल है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, वो इतना बड़ा इंसान है, मैं तारीफ उनकी करने के लिए यहाँ नहीं ठहरा, लेकिन हमेशा कंपैशन और गरीबों के बारे में सोचने वाले वो व्यक्ति है। तो मैं थोड़ा देर चुप बैठा
और मेरा बेटे का 8 घंटे का ऑपरेशन था परसों। तब मैंने सोचा, अरे 8 घंटे का ऑपरेशन है। मेरी पत्नी मुझे फोन की, मेरी बेटी डॉक्टर है, उसने किया, घर के 3-4 लोग फोन किए कि ये बड़ा ऑपरेशन है, आपको आना चाहिए। तो मैंने उनको बोला ठीक है ठीक है। फिर आखिरी में सोचा, अरे इस देश के लिए बॉर्डर पे जाके ये जवान मरता है अपने मातृभूमि के लिए, और देश के हित में इंदिरा गांधी जी कुर्बान दी, राजीव गांधी जी कुर्बान दिए, और सोनिया गांधी जी सब कुछ त्याग की, और मैं अपने बेटे के लिए जाऊं और ये पार्लियामेंट छोड़ के और यहाँ पर जो वोट चोरी का इतना बड़ा जो जुलूस है या बहुत बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई के छोड़ को मैं नहीं जाऊंगा। जैसा कि सरहद पे जवान लड़ता है, जैसा कि हमारे सोनिया गांधी जी लड़े हैं, जैसा कि हमारे राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं। अरे मेरा एक बेटा को अगर कुछ भी हुआ ठीक है, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों को बचाना है, इसलिए मैं रहूंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आज हाजिर हूँ। और लड़ाई में हमेशा पीछे नहीं हटना। अगर आप पीछे हटेंगे तो मर गए। डरो मत, कुछ भी आने दो। चंद लोग ऐसे होते हैं, कुछ ईडी का आया मैं क्या करूं, कुछ सीबीआई का आया मैं क्या करूं। और अरे इतने छोटी सी चीज को अगर आप डरते हो तो आप जान देने की बात करते हो कभी कभी पार्टी के लिए। तो मैं बोलूंगा कि ये बात आपसे मन से निकालो, धैर्य रखो, सोच से कदम उठाओ, हम सब मिलके काम करेंगे, ये मोदी कहीं नजर नहीं आएगा। आज मोदी जीत की हर जगह बहुत बड़ा भाषण करता है, लेकिन उसकी जीत उसको खुशियां लाई होंगी। हम हारे हैं बहुत से जगह, लेकिन हम हारे तो भी हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा जिंदा है। अगर एक बार मोदी हारा, उसका कहीं भी नामो निशान नहीं रहेगा, कहीं दिखेगा भी नहीं। हम 10 बार हारे, 2 बार हारे, 5 बार, हम जिंदा है, लड़ने के लिए तैयार है। तो इसलिए भाइयों, आप मजबूत बनो, तैयारी करो, अब मायूस मत हो जाओ। आज देखिए केरला में हमने जीता, मैं उन सबको कांग्रेचुलेट करता हूं, केरला के नेताओं को, जिन्होंने कोशिश करके एनडीए को कुचल दिया, और वहां आज कांग्रेस सबसे बड़ा झंडा लगा के वहां पर ठहरा है। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त मैं आपका नहीं लेना चाहता हूं, सभी लोग मिलकर काम करेंगे, और मैं 2 स्लोगन कहूंगा, आपको कहना होगा। वोट चोरी, वोट चोर, वोट चोर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये वंदे मातरम भी हमारा चोरी करके वो लोग अब कर रहे हैं। तो इसलिए इन चोरों के ऊपर आप भरोसा मत करो, हम आपके साथ हैं, लड़ते रहेंगे। धन्यवाद, सबको नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया खड़गे साहब। और मैं दरख्वास्त करूंगा आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष जी को, आदरणीय राहुल जी को, आदरणीय सोनिया जी को, आदरणीय प्रियंका जी को, सभी सीडब्ल्यूसी के सदस्यगणों को, कि ये 5 करोड़ दस्तखत हिंदुस्तानियों के जो गवाह हैं वोट चोरी के,
वो यहां आए और एक बार सब कांग्रेस जन आकर इनका अवलोकन करें और एक नारा आप सब मेरे साथ लगाएंगे, जो मंच पर नेता विराजमान है वो भी और जो सामने हमारे साथी हैं वो भी। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, कांग्रेस पार्टी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी।